नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। लोकसभा चुनाव सर पर है। तकरीबन 1 महीना लोकसभा चुनाव में बचा है और उससे पहले पूरे राजस्थान वासियों की निगाहें टिक गई है राजस्थान के मारवाड़ इलाके पर, क्योंकि वहां पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प होने जा रहा है। एक बार बार कहा जा रहा है कि या तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है या तो फिर वहां की जो नामचीन हस्तियां है, जो नामचीन नेता है, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब क्योंकि चुनावी साल है तो नेताओं के दल बदल का सिलसिला तो वैसे ही जारी है। फिलहाल बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की, जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि इस सीट से शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी और कांग्रेस की सांसें थाम रखी है। ऐलान कर दिया है वहां से चुनाव लड़ने का और उसके लिए देवदर्शन यात्रा निकाली कि यदि मेरे क्षेत्र के लोग चाहेंगे, उनसे फीडबैक ले रहा हूं, यदि वो चाहेंगे तो लोकसभा चुनाव के रण में भी उतरूंगा। और इधर जयपुर में आप देखिए कि एक तरफ यात्रा समापन हुई और दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी जयपुर पहुंच गए और आज जयपुर में विधायक आवास पर कैलाश चौधरी, जिन्हें बीजेपी की ओर से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनावी रण में उतारा गया है, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिंह जी, आपका रुख करूंगी। बाड़मेर जैसलमेर की सियासत इन दिनों काफी गहमा गहमी वाली बनी हुई है। रविंद्र सिंह भाटी देवदर्शन यात्रा करने के बाद सीधा जयपुर पहुंच गए हैं और कैलाश चौधरी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से, उनसे मुलाकात वो कर रहे हैं। क्या माहौल अभी वहां पर क्या बना हुआ है? निश्चित तौर पर पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जैसलमेर और नया जिला जो बाड़मेर से अलग होकर बना है बलोत्रा, इस बार 2024 की लोकसभा चुनाव इस बार बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, न केवल बाड़मेर में, न केवल मारवाड़ में, बल्कि पूरे राजस्थान में। क्योंकि इसकी एकमात्र वजह यह है कि सामने नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट, माफ करें, केंद्रीय मंत्री रहे कैलाश चौधरी, जिनको दूसरी बार लोकसभा की टिकट दी गई है, और उनके सामने अभी तक कांग्रेस किसी भी तरीके से अपना जी। प्रत्याशी जो है वो घोषित कर नहीं पाई है। लेकिन यह कोशिश की जा रही है कि आरएलपी से 2 बार बायतू विधानसभा में चुनाव टक्कर दे चुके कांग्रेस को, हरीश चौधरी को बड़ी कम अंतर से जब जीत मिली थी, उम्मीदवार आरएलपी से उनको लाया गया है कांग्रेस में। और अब लगभग ये तय माना जा रहा है शिका कि टिकट तो उम्मीदवार को ही मिलने वाली है। लेकिन राजनीति का सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं एन वक्त पर क्या हो, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसा नाम है जिसने बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में एक तरीके से सनसनी मचा रखी है। जहां पर भी जाते हैं वहां पर युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ती है, और सबसे बड़ी बात है कि उन भीड़ में महिलाओं की संख्या भी होती है, युवाओं की भी होती है, बुजुर्गों की भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग बिना किसी सिंबल के एक व्यक्ति को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। देवदर्शन यात्रा का जिक्र करना चाहूंगा। देवदर्शन यात्रा में जैसलमेर में उन्होंने हफ्ते भर के अंदर ही यह बात साबित कर दी कि बिना किसी पार्टी के टिकट के भी वो एक ऐसा नाम है जिसको आप नजरअंदाज तो बिल्कुल कर भी नहीं सकते। कैलाश चौधरी आज जयपुर में मीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें ये नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी जो है उनसे उनके अच्छे ताल्लुकात है इसलिए वो मुलाकात कर रहे हैं। ये एक मजबूरी की मुलाकात है। कैलाश चौधरी अगर यहाँ से चुनाव किसी भी वजह से हारते हैं तो सीधे तौर पर ये मोदी गवर्नमेंट की साख पर लगेगा, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 5 साल तक उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में यहाँ पर सेवाएं दी है, और साथ ही साथ राजस्थान के अंदर भी संगठन के विभिन्न कामों के अंदर कैलाश चौधरी को हमेशा आगे किया गया है, जिसमें वो कई मर्तबा फैल भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव में डैमेज कंट्रोल के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कैलाश चौधरी उसमें पूरी तरीके से विफल रहे। बाड़मेर से पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। साथ ही साथ यहाँ पर दो पूर्व विधायक जो जिलाध्यक्ष भी रह चुके थे, जालम सिंह रावलोत और तरुण राय कागा, दोनों एमएलए आरएलपी में चले गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी का तो 2019 का जो चुनाव था, इसमें जब वो 3,23,808 वोटों से जब जीते थे, वो सिर्फ मोदी लहर के कारण जीते थे। इससे पहले वो बायतू विधानसभा में तीसरे नंबर पर रहे थे, विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद उनको लोकसभा की टिकट मिली और वो मोदी लहर में 3,23,808 वोट से जीतने में कामयाब रहे।
लेकिन इस बार कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस एकजुट है और यहाँ पर अगर रविंद्र सिंह भाटी उनके सामने चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो यहाँ अगर आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी होती है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि थोड़ी मुश्किलात कैलाश चौधरी के लिए कम होगी। लेकिन अगर तीसरे कैंडिडेट के रूप में रविंद्र सिंह भाटी आते हैं, तो वो सीधे तौर पर कैलाश चौधरी के वोट बैंक को काटेंगे। और ये बड़ी बात नहीं है कि कैलाश चौधरी यहाँ बायतू में जो 2018 विधानसभा हुआ था उसमें तीसरे नंबर पर रह जाए और 1 या 2 नंबर का जो ताज है वो कोई और ले जाए। अच्छा दुर्ग सिंह जी, एक बात बताइए कि जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है, जाट वोट बैंक वहां पे मजबूत माना जाता है, जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है और इसीलिए बीजेपी की ओर से कैलाश चौधरी तो उधर कांग्रेस की ओर से कयास लगाए जा रहे हैं कि उमेद बेनीवाल होंगे, क्योंकि वो आरएलपी का जो वोट बैंक है जाट वाला, उसे भी वो कांग्रेस में शिफ्ट कर ले आएंगे। तो मतलब कांग्रेस ने कैलाश चौधरी की कार्ड के तौर पे उमेद बेनीवाल को अपने पाले में कर लिया है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी राजपूत समुदाय से आते हैं, ऐसे में उनका क्रेज इस तरफ इतना ज्यादा अभी, क्योंकि देवदर्शन यात्रा में भी आपने देखा किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था, उनके इतने ज्यादा क्रेज के पीछे का कारण क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रविंद्र सिंह भाटी जो कुछ भी उन्होंने अभी तक राजनीति में पाया है वो अपने बलबूते पे पाया है। चाहे छात्र संघ चुनाव की बात करें 2019 की, उसमें वो जीते थे तो अपने बलबूते जीते थे। 57 साल के इतिहास में, अगर मैं गलत हूं तो मेरे साथी जितेंद्र दूडी मुझे करेक्ट करेंगे, कि जोधपुर के इतिहास में, यूनिवर्सिटी के इतिहास में 57 साल में पहली बार कोई निर्दलीय इस तरीके से जीता था। उसके बाद बात आती है दूसरे एक और नेता तैयार करने की छात्र संघ के, तो अरविंद सिंह भाटी को जिताने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। उसके बाद जब वो आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, 7 दिन बाद ही वो पार्टी इसको छोड़ देते हैं, निर्दलीय दांव ठोकते हैं और बड़े बड़े नेताओं को हराते हैं। न उनके पास कोई पुराना चुनाव लड़ने का विधानसभा स्तर का कोई अनुभव था, उसके बावजूद भी उनकी जो टीम है वो इस तरीके से दक्ष उन्होंने चुनी है और इस तरीके से उन्होंने उसको उस पूरे शिव विधानसभा के जो चुनावी एक रण का मैदान था उसमें जिस तरीके से उस अपनी आर्मी को उन्होंने डिप्लॉय किया, इसमें वो फतह करने में कामयाब रहे ये चुनाव। और लोकसभा में भी जब जैसलमेर का हम स्थिति देखते हैं, वहां पर जो जन समर्थन लगातार 1 हफ्ते तक देवदर्शन यात्रा के बाद जो मिला है, इससे एक बात तय है कि जैसलमेर में भी रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी गहरी जड़ें जमा रखी है। और यहाँ पर अगर जातिगत वोट बैंक की बात करें तो उम्मीदवार बेनीवाल के साथ यहाँ जाट वोट बैंक बहुत बड़ी तादाद में जुड़ सकता है, क्योंकि हरीश चौधरी उनके साथ में है, हेमाराम चौधरी उनके साथ में है। यहाँ पर दूसरे जो बड़े जाट नेता हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, वो उनके साथ में है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चौधरी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का नाम है और उनके साथ है नरेंद्र मोदी का नाम। अगर नरेंद्र मोदी के नाम की हवा अगर इस बार कमजोर पड़ती है तो सीधे तौर पर इसका नुकसान नरेंद्र मोदी के 400 के मिशन को तो होगा ही, कैलाश चौधरी के लिए ये भी चुनाव साख का सवाल है और उनके राजनीतिक भविष्य को भी यह चुनाव तय करेगा। लेकिन दुर्ग सिंह जी देखिए कि रविंद्र सिंह भाटी आज कैलाश चौधरी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो मतलब बीजेपी जो है रविंद्र सिंह भाटी को साधने की पूरी कवायद कर चुकी है। यानी बीजेपी जो है वो अपना प्रत्याशी उतार चुकी है, मगर वो चाहती है कि रविंद्र सिंह भाटी उनके प्रत्याशी के सामने कई निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर खड़े ना हो जाए, चुनावी मैदान में ना उतर जाए, और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसी भी तरीके से चुनावी रण में उतरने से रोक लिया जाए। क्या लगता है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि करते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य इस पार्टी में क्या होगा? क्योंकि अब ये तो तय है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार तो नहीं बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर रविंद्र सिंह भाटी जो भी फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने पिछले 2019 में जब वो छात्र संघ चुनाव के मैदान में उतर कर 2024-23 तक आते आते एमएलए बने हैं, तो अब उनको ये बात तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना सशक्त एक तरीके से गवर्नमेंट है, उनकी संगठन इतना मजबूत है कि वो किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट पार्टी उनको करके अपने साथ ले, ऐसा तो होगा नहीं। अब उन्होंने एक जो माहौल ये क्रिएट किया है, ये माहौल है बार्गेनिंग का। इस माहौल के अंदर जो उनकी शर्तें, जिन शर्तों को भारतीय जनता पार्टी ने माना नहीं था, उनको टिकट नहीं दी थी और टिकट नहीं देने के बाद जब उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके जो रिश्ते पार्टी के साथ जो जोड़े आए थे,
अब उन दरारों को, रिश्तों को पाटने का लोकसभा चुनाव एक मौका है, क्योंकि इसके बाद अब ये मौका अगले 4-5 साल तक रविंद्र सिंह भाटी जानते हैं कि उनको मिलने वाला नहीं नहीं है। आएगा। अब बार्गेनिंग की स्थिति पूरी तरीके से बनी हुई है। कैलाश चौधरी जो विधायक निवास पर उनसे मिलने गए हैं, तो ये कैलाश चौधरी का, मैंने पहले भी कहा कि उनके अच्छे संबंध इसलिए नहीं गए हैं, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी अगर उनके साथ मजबूती से खड़े होते हैं तो वो आसानी से बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट में यहाँ फतेह कर पाएंगे, क्योंकि 21,91,000 22 लाख वोटर्स का लगभग, आप ये सोचिए कि 400 किलोमीटर अगर जैसलमेर से सिवाना की दूरी वहां पे, कल्याणपुर से मुनाबाव की दूरी वहां पे, तो 450 किलोमीटर तक फैला हुआ ये एक बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर हर कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी। एक कड़ी अगर छूट गई तो ये चुनाव भी हाथ से छूट जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से पार्टी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में रिस्क ले चुकी है। संघ पूरा का पूरा शिव में डिप्लॉय कर दिया गया, उनके बड़े बड़े लोग वहां पर काम करने के लिए यहाँ पे रहे, लेकिन जमानत भी जब्त करने से वो बचा नहीं पाए बीजेपी के कैंडिडेट की। इसलिए दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक पीता है। भाजपा बहुत समझदार। दुर्ग सिंह जी, ये तो रही रविंद्र सिंह भाटी की बात। दूसरा, बाड़मेर विधानसभा से जो प्रियंका चौधरी है, निर्दलीय कैंडिडेट, वो भी, उन्होंने भी कांग्रेस और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर रखी है। क्या लगता है, लोकसभा चुनावों में उतरेंगी वो? देखिए, प्रियंका चौधरी की लोकसभा चुनाव लड़ने की किसी भी तरह की अभी तक, जो मैं जब आज जब बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बैठा हूं, आज दिन तक यहाँ पर कोई भी इस बात को लेकर चर्चा अभी तक सामने नहीं आई है कि प्रियंका चौधरी चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये बात तय है कि प्रियंका चौधरी, जो कि यहाँ पर निर्दलीय भाजपा से बागी होने के बाद यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब रही है, तो यहाँ बाड़मेर विधानसभा और आसपास के जाट बाहुल्य क्षेत्र, जहां जहां पर प्रियंका चौधरी, और प्रियंका चौधरी एक छोटा नाम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके दादा गंगाराम चौधरी यहाँ पर मिनिस्टर रह चुके हैं, रामदान चौधरी उनकी परदादा है, वो जाट कम्युनिटी में बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ पर जाट समाज इनके परिवार को बहुत सम्मान देता है। तो प्रियंका चौधरी उसी को भुनाते हुए कहीं भाजपा को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए पार्टी उनसे भी लगातार ये बताया जा रहा है कि वार्ता की कोशिश में है, कोशिश ये कर रही है कि निर्दलीय खेल न बिगाड़ दे इसी का। बिल्कुल। दुर्ग सिंह जी, एक अंतिम सवाल करना चाहूंगी, फिर जितेंद्र जी का मैं रुख करूंगी। तो देखिए, मारवाड़ की सियासत की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों में एक तरीके से कह सकते हैं कि खौफ पैदा कर दिया है अपने लोकप्रियता का। उन्होंने जिस तरीके से अभी उन्होंने माहौल बना रखा है, आज जो मुलाकात हो रही है उसके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाटी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या उन्हें राजस्थान में भजनलाल सरकार में, भजनलाल कैबिनेट में किसी तरह का पद दिया जा सकता है? क्या इस तरह की कोई बातचीत है? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी से अगर उनकी बात कोई सफलता के साथ आगे बढ़ती है तो वो समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि वो विधायक निर्दलीय पार्टी जो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो समर्थन दे सकते हैं। और हो सकता है कि इसके एवज में पार्टी उनकी कुछ शर्तें माने, उनको किसी आयोग का अध्यक्ष बनाए, या फिर उनके किन्हीं लोगों को वो आगे प्रमोट करें। तो कुल मिलाकर दोनों पक्षों में अगर सहमति बनती है तब ही ये बात कुछ आगे बढ़ेगी। यह बात तय है कि रविंद्र सिंह भाटी इस बार ये मौका चूकना बिल्कुल भी, कतई भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही देवदर्शन यात्रा का पहले सप्ताह का उन्होंने फेस एंड किया, उसके ठीक बाद उन्होंने अपना अगला शेड्यूल भी जारी कर दिया है, और अगला उनका जो निशाना है वो बालोतरा और सिवाना क्षेत्र। तो वहां पर 2 विधानसभाओं को वो पूरी तरीके से कवर करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद दुर्ग सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी जोधपुर, ये भी चर्चाओं में बना हुआ है, क्या कुछ अभी सियासी माहौल वहां पे नजर आ रहा है? देखिए, इसी का जोधपुर की बात करूं तो 67 साल में 11 सांसद जोधपुर ने दिए, और इन 11 सांसद में सबसे ज्यादा जो है जो सांसद लगातार रहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। उसके बाद खास तौर पर बता दूं कि जोधपुर ने कई नए चेहरों को भी सांसद बनाकर संसद भवन के लिए भेजा था, जिसके अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम जो है प्रमुखता से लिया जा सकता है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत बिल्कुल नए फ्रेश चेहरे थे, और उन्हें जो है पहली बार 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था,
तो उस समय बिल्कुल फ्रेश चेहरा था, जिस तरह अभी रविंद्र सिंह भाटी थे। तो उसी तरीके से जनता ने उनको चुनकर भेजा और लगातार 2 बार संसद भवन भेजा। अब तीसरी बार, इस बार कई चुनौतियां उनके सामने है, कई ऐसे जो है मनमुटाव पार्टी के सामने है। कुछ दिन पहले जो है पूर्व माफी चाहता हूँ, वर्तमान विधायक शेरगढ़ के बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह की चर्चाएं काफी जोरों शोरों से चैनलों ने चलाई थी, और उसके बाद एक तस्वीर जयपुर से सामने आई, दोनों गले मिलते हुए और हाथ मिलाते। तो ये जो मनमुटाव है, और इस मनमुटाव के चलते भारतीय जनता पार्टी इस रण को किस तरीके से जीतेगी, क्योंकि इस बार चैलेंज बहुत बड़ा है। 400 सीटों के साथ 25 की 25 सीटें, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर प्रयास कर रही है, हर किसी को मनाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि देखिए, अभी कुछ दिन पहले बिश्नोई समाज के नेता ट्विटर पर आकर एक बड़ी पोस्ट करते हैं, और उसके बाद उन्हें एक जो है आयोग के अध्यक्ष बनाकर भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी नहीं चाहती कि इस बार जो 25 का लक्ष्य है वो किसी तरीके से जो है छूटे, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी हर प्रयास करेगी। वहीं दूसरी ओर चुनौती की बात करें तो कांग्रेस इस बार अपना नया फेस लेके आई है, क्योंकि लगातार वैभव गहलोत जो है गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़ रहे थे। इस बार वैभव गहलोत को जालोर भेजा गया है, और यहाँ पर करण सिंह उचियाड़ा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो पिछले संघर्ष की बात करें, 14 और 19 की बात करें, तो उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते, और बड़ी वोट की बढ़त थी, 2 लाख के करीब वोटों की बढ़त थी, उससे पहले भी बड़ी बढ़त थी। तो इस बार उन्होंने प्रत्याशी बदला है। ये प्रत्याशी कितना कुछ जो है कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनौतियां दोनों तरफ है, कांग्रेस में भी चुनौतियां कम नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मनमुटाव और जो आपसी खींचतान है वो जग जाहिर है। तो अब देखना होगा कि जी जितेंद्र जी, बीच में आपको रोक रही हूँ। जोधपुर में इन दिनों गज्जू बन्ना की लहर बड़ी चल रही है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे हर तरफ गज्जू बन्ना, इस तरीके के जो हैशटैग्स है वो काफी ट्रेंड कर रहे हैं। तो क्या जो करण सिंह है वो गजेंद्र सिंह शेखावत की काट बन पाएंगे जोधपुर में इस बार? देखिए, हैशटैग गज्जू बना के नाम से चल रहे हैं, निश्चित रूप से चल रहे हैं, ट्रेंड भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ट्रेंड भी नहीं कर रहे। लेकिन इस बार उन्हें ऐसी क्या जरूरत हुई कि हैशटैग जो है चलवाने पड़ रहे हैं? क्योंकि चुनौतियां, मैंने पहले ही कहा कि चुनौतियां कम नहीं है, खुद की पार्टी से भी चुनौतियां हैं। इसके अलावा जो, क्योंकि तीसरी बार है, और तीसरी बार हमेशा कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती रहती है, लेकिन कितनी होगी वो तो समय बताएगा। लेकिन टक्कर इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त होने वाली है। दोनों ही चेहरे जो है कम नहीं आके जा सकते, क्योंकि करण सिंह एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं, वो समाज सुधारक के नाम से आते हैं और समाज सोशल वर्कर के नाम से जाने जाते हैं, गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं टक्कर तो जबरदस्त इस बार जो है जोधपुर में भी देखने को मिलेगी। जी श्रीका। बिल्कुल। चलिए जितेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें बता दें कि हम बाड़मेर क्षेत्र को लेकर के बात कर रहे हैं, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट और जोधपुर लोकसभा सीट, जहां पर इस बार जो मुकाबला है बेहद रोचक बना हुआ है। एक तरफ बाड़मेर जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी, एक ऐसा चेहरा जो छात्र राजनीति से निकला और आज निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीत करके लोकसभा चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं जोधपुर में करण सिंह भी एक बड़ी चुनौती गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने बनकर खड़े हुए हैं। भाजपा इस बार मिशन लेकर चल रही है 400 पार का, मगर राजस्थान में लगातार 2 बार तमाम 25 सीटें जीतने वाली भाजपा भी इस बार मुश्किलों के कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों का क्या कुछ ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।